नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आपका फंड आपको काफी समय से नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? फंड से निकलना सही है या थोड़ा और इंतजार करने की जरूरत है? कौन से ऐसे वजहें हो सकती है जब आपको फंड से निकलना ही बेहतरी है आपके लिए? इस पर आज हम करेंगे चर्चा। और साथ ही सबसे जरूरी, अगर आपके फंड का फंड मैनेजर ही बदल जाए या फंड मैनेजर किसी कारणों से उसको निकाल दिया जाए, तो क्या इसका असर आपके फंड पर पड़ेगा? ये भी जानना जरूरी है। इस पर करेंगे खास चर्चा। हमारे साथ है आज पंकज मटपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी मैनेजर से। पंकज जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु की हमारी इस खास पेशकश में। पंकज जी से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आप भी हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ, तो आप पूछ सकते हैं। तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें व्हाट्सएप पर अपना सवाल भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के सामने है, जहां पर आप सवाल पूछ सकते हैं हमसे। उसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है, हमारा ट्विटर पेज है, जिस पर आप आसानी से सवाल पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा ईमेल आईडी है moneyGuru@zmedia.slgroup.com, उस पर भी आप अपने सवाल आसानी से हमें भेज सकते हैं। ये तरीका हुआ अपने सवाल भेजने का। पर एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, अपना सवाल जब भेजें पूरा अच्छे से डिटेल जरूर लिखिए। उसके अलावा अपना फोन नंबर तो लिखना ही है आपको, अपने गोल्स, अपनी उम्र और साथ ही अपने तमाम फंड्स की जानकारी, अपना पूरा निवेश, प्रॉपर डिटेल, सो दैट हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं आपके सवाल का एक्यूरेटली जवाब दे पाए और आपका सवाल हम अपने अगले शो में जरूर शामिल करेंगे। आइए अब जानते हैं आज के इस विषय के बारे में, जो कि कई लोग हमसे जानना चाहते हैं बार बार और हमेशा। और पंकज जी, कई हमारे पास सवाल आते हैं पूछने के लिए कि मैंने तो निवेश की शुरुआत की थी ये सोचकर कि मुझे जो भी फंड उन्होंने चुना है उसमें बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। हिस्टोरिक रिटर्न देखकर समझकर फंड का चुनाव भी किया, लेकिन पिछले कुछ समय से फंड तो नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, तो अब क्या करें? इसमें सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यही होता है, जब फंड का प्रदर्शन अच्छा न चल रहा हो या फंड आपको आपके मन मुताबिक रिटर्न ना दे रहा हो, तो फंड से क्या निकल जाना चाहिए? और फंड से निकलना कब चाहिए? ऐसे कौन कौन सी वजह हो सकती है आपके फंड से एग्जिट करने की? बिल्कुल, हाँ, थैंक यू स्वाति। देखिए, फंड से निकलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला तो यह है कि बहुत ही कॉमन चीज है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो गया, जिस मकसद से आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो पूरा हो गया, तब आप अपनी यूनिट्स को रिडीम करेंगे। लेकिन उसके अलावा यदि दूसरा कारण है तो वो एक ये हो सकता है कि आपकी जो स्कीम है वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रही है। देखिए, कोई भी स्कीम है उसमें कभी बहुत अच्छे रिटर्न्स होंगे या कभी थोड़े बहुत अच्छे नहीं होंगे, लेकिन यदि वो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि जब मैं ये कहूं कि स्कीम परफॉर्म नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यदि पूरा मार्केट ही परफॉर्म ना कर रहा हो तो उस स्थिति में वो स्कीम भी परफॉर्म नहीं करेगी। वो एक कॉमन, ये आपने एक सेक्टरल फंड में किया है और वो पर्टिकुलर सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है, या जिस तरह के मार्केट कैप वाली स्कीम में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उस तरह के मार्केट कैप का प्रदर्शन अच्छा नहीं है, तो बेशक आपकी स्कीम यदि परफॉर्म नहीं कर रही है तो एक कारण है। लेकिन यदि बेंचमार्क को बीट करने में कामयाब नहीं है, बेंचमार्क से भी कम उसके रिटर्न्स आ रहे हैं और कंसिस्टेंटली ऐसा देखा जा रहा है, तो उस स्थिति में आपको उस स्कीम से एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए। दूसरी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि कई बार स्कीम का जो फाइनेंशियल एट्रीब्यूट है वो चेंज हो जाता है। मान लीजिए कि आपने एक स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया जो कि एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि वो स्कीम पूरी तरह से लार्ज कैप बनती जा रही है, उसमें काफी ज्यादा एलोकेशन लार्ज कैप में है, या फिर किसी भी तरह से इस तरह हो सकता है कि उसका जो एलोकेशन है, क्योंकि सेबी की गाइडलाइन जैसे मान लीजिए मिड कैप फंड के लिए है कि 65% एलोकेशन मिनिमम मिड कैप में होना चाहिए, लेकिन एक इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड होना चाहिए और उसमें से 65% मिड कैप में होना चाहिए। तो हो सकता है कि बाकी का उसमें जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप में हो जाए और आपको लगे कि नहीं, आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिड कैप में चाहिए था, तो वो भी एक वजह हो सकती है कि आपको वहां से निकलना हो, आपके ऑब्जेक्टिव से मीट नहीं करती है। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि आप किसी फंड मैनेजर पर बहुत भरोसा करते हैं कि ये फंड मैनेजर स्कीम को मैनेज कर रहे हैं काफी समय से
और उनके मैनेजमेंट में इस स्कीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन अब वो फंड मैनेजर यहां से चले गए किसी और एएमसी में। मतलब एक कारण तो आपने जो पहले जिक्र किया था शुरुआत में कि निकाल दिया गया, या तो वो तो हो गया कि उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था, इस वजह से छोड़ना पड़ा। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर अदर वे राउंड कि वो फंड मैनेजर बहुत अच्छे थे और किसी वजह से वो कहीं और चले गए। अब आपको लगता है कि स्कीम की परफॉर्मेंस जो है वैसी नहीं रह पाएगी, तो वो भी कारण हो सकता है कि आप वहां से एग्जिट करना चाहें। तो ये हो सकता है कुछ कारण। उसके अलावा एक कारण बहुत इंपॉर्टेंट ये हो सकता है जिसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग करना। देखिए, मान लीजिए आपने यंग एज में शुरुआत की किसी स्कीम में जो कि डाइवर्सिफाइड स्कीम है, और एज बढ़ने के साथ या अपने गोल के नजदीक हैं, आप चाहते हैं कि अब आप इक्विटी से थोड़ा सा एक हाइब्रिड फंड में स्विच कर लें, या फिर आप प्योरली डेट फंड में स्विच करना चाहते हैं, वो भी एक वजह हो सकती है कि आप उस स्कीम से एग्जिट करना चाहें। स्कीम अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है थोड़ा सा अलग है, यहां पर आपको रीबैलेंस करने की जरूरत है, तो ये भी कारण हो सकता है जहां पर आपको अपनी स्कीम से एग्जिट करना चाहिए। अदरवाइज यदि किसी स्कीम में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और मार्केट की जो परफॉर्मेंस है, मान लीजिए मार्केट में नेगेटिव रिटर्न्स हैं, पर आपकी स्कीम उतनी नहीं गिर रही है, नेगेटिव रिटर्न दे रही है, तो उसको भी ये नहीं समझना चाहिए कि आपकी स्कीम खराब है। मार्केट के कंपैरिजन में आपकी स्कीम कैसा परफॉर्म कर रही है, वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में यदि मार्केट का लास्ट 1 ईयर में मान लीजिए रिटर्न 2% रहा निफ्टी 50 का, और आपकी लार्ज कैप फंड ने 5% दिया, तो उसको भी आपको अच्छा समझना चाहिए। ओके, तो ये कुछ ऐसे वजहें हैं। एक बार फिर से इसको रिकैप कर दें दर्शकों के लिए। मानिए आपकी स्कीम अंडर परफॉर्म कर रही है, 6 महीने, कम से कम 6 महीने हुए, तो ये कारण हो सकता है। फंड मैनेजर बदल जाए तो वो एक कारण हो सकता है, और स्कीम का एलोकेशन ही बदल गया, आपके लक्ष्य के हिसाब से नहीं है, तो वो एक बड़ा कारण है फंड से निकलने का। जो स्कीम की स्ट्रैटेजी अब आपके एक्चुअली आपके लक्ष्य से मेल ही नहीं खा रही। जब आपने उसमें इन्वेस्ट किया था तब उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी थी, वो एलोकेशन फॉलो करता था, लेकिन अब वो बदल गया है, तो आप इसको उससे निकल सकते हैं, जैसा पंकज जी बता रहे थे। और पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करते समय कई बार हम कई जो फंड्स हैं अपने पोर्टफोलियो में काट छांट करते हैं, वो एक बड़ी वजह हो सकती है किसी फंड से एग्जिट करने की या दूसरे फंड में एंट्री करने की। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था पंकज जी जिसका जिक्र आपने किया, फंड मैनेजर। हाल फिलहाल में तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है एक्सिस म्यूचुअल फंड का। उसमें एक्चुअली हमारे पास कई दर्शकों के सवाल आए और उनका ये मानना था कि क्योंकि उनका फंड मैनेजर ही अब नहीं है, मतलब जिस फंड में निवेश किया था अब तो वो फंड मैनेजर नहीं रहे, और यहाँ पर तो पूरा किस्सा ही अलग है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? और एक जेनरिकली मैं आपसे समझना चाहती हूं, फंड मैनेजर अगर बदल जाता है तो किसी के निवेश पर या उस फंड पर क्या असर पड़ता है? पहले इन जनरल बात करते हैं कि यदि फंड मैनेजर बदल जाता है तो ये अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। अब पहले समझना जरूरी है कि किसी भी एएमसी में एक सीआईओ यानी कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर होता है, और जो आपकी स्ट्रेटजी होती है, जो फिलॉसफी होती है, जो स्टाइल होता है इन्वेस्टमेंट का, मेजरली ये प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो सब सीआईओ डिसाइड करते हैं। उसके बाद फंड मैनेजर अपने फंड को मैनेज करते हैं, उसमें स्टॉक पिकिंग का जो स्टाइल है या जो स्टॉक पिकिंग है, किस तरह के स्टॉक्स उनको अच्छे लगते हैं, वो डिसाइड करते हैं। लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रेटजी है वो बेसिकली सीआईओ डिजाइन करते हैं। तो यहां पर यदि फंड मैनेजर बदल जाते हैं तो जहां तक आपका जो एलोकेशन है, जो हम बात कर रहे थे कि आपकी स्कीम में कितना परसेंट किस तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में या फिर सेक्टर्स में एलोकेशन होना चाहिए, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहां तक सवाल है स्टॉक्स का, क्योंकि जो स्टॉक्स है उसमें हो सकता है जो नया फंड मैनेजर है वो बदलाव करना चाहे। अब ये अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। यदि फंड मैनेजर जो पहले से उस स्कीम को मैनेज कर रहे थे और वो ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे थे, स्कीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, और इस वजह से यदि उनको निकाल दिया गया या फिर उन्होंने डिसीजन खुद लिया, वॉट एवर द रीजन, बट जो नया फंड मैनेजर है यदि वो बेटर परफॉर्म कर सकता है तो ये इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर होगा। लेकिन यदि वो फंड मैनेजर जो स्कीम को अच्छे से मैनेज कर रहा था वो किसी कारणवश अब किसी दूसरी एएमसी में चले जाते हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि नया फंड मैनेजर मैनेज कर पाए या ना कर पाए, वो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद देखना पड़ेगा
कि जो नया फंड मैनेजर है वो किस तरह से स्कीम को मैनेज कर रहा है। तो जनरल बात थी। लेकिन अभी आते हैं एक्सिस वाले एग्जाम्पल पर। देखिए, एक्सिस में पहली बात तो ये एथिकली गलत था डेफिनेटली, कि फ्रंट रनिंग वहां पर अगर हो रही थी। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसका अभी तक ये जो परिणाम है वो सामने नहीं आया है। और अभी तो एक्सिस म्यूचुअल फंड ने उसका दायरा और भी बढ़ा दिया है। यदि कोई और भी इन्वॉल्व हैं तो शायद उसका भी इन्वेस्टिगेशन होगा। और दूसरी बात यह है कि जिन पर शक था उन्हें पहले से टर्मिनेट कर दिया गया है। अब स्कीम की जो परफॉर्मेंस आती है वो आती है अंडरलाइंग असेट से, कि वहां पर जो असेट्स हैं, यानी कि जो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उनका प्रदर्शन कैसा रहता है। तो इस केस में तो फंड मैनेजर बदलने का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जो पहले फंड मैनेजर थे, अगर आप बोल रहे हो कि उन्होंने गलत किया, तो अब जो फंड मैनेजर हैं डेफिनेटली उम्मीद की जा सकती है कि वो बेहतर यहाँ पर प्रदर्शन दिला पाएंगे स्कीम का, स्कीम अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। और यदि आपको कुछ समय के बाद ऐसा लगता है कि जो नए फंड मैनेजर हैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तब आप उस पर डिसीजन ले सकते हैं। पर अभी तक जो हुआ है, क्योंकि रिडम्पशन ज्यादा आया या उसकी वजह से स्कीम की परफॉर्मेंस थोड़ी खराब हुई, वो अब जो होना था हो गया। लेकिन आने वाले समय में आप यहां से और भी बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं, यदि जो नए फंड मैनेजर जिनको जिम्मेदारी दी गई है, यदि वो यहाँ पर इसको अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। और वो कोई नए नहीं आए हैं, वो ऑलरेडी फंड हाउस में हैं, वही उनको मैनेज कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे समय के साथ। तो कभी भी है थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक और भी अच्छी बात यह है कि सेबी जो है वो बहुत ही अच्छा रेगुलेटर है, और इसके लिए यहाँ पर ज्यादा इस तरह की डरने की जरूरत नहीं है कि यदि कोई इस तरह की चीजें होती हैं तो वो टाइम के साथ करेक्ट हो जाएंगी। लेकिन जहां तक फंड मैनेजमेंट का सवाल है, जो भी फंड मैनेजर कभी अगर नया आता है, थोड़ा टाइम दीजिए। अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाता तब डिसीजन लीजिए, अदरवाइज आप वहां पर बने रहें। सवाल इसी से जुड़ा हुआ पंकज जी ये है कि जब हम कोई फंड का चुनाव करते हैं, हम तो बहुत सारे क्राइटेरियाज देखते हैं। मतलब मोटा मोटी जो होता है कि हम पिछले पास्ट रिटर्न देख लिया, कंपैरिजन कर लिया उसका पेयर ग्रुप में कि हाँ उसी कैटेगरी के दूसरे फंड कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब एक लेमैन जो एक कंपैरिजन क्राइटेरिया होता है, उसमें फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास फंड मैनेजर की डिटेल्स भी होती हैं कि ये फंड मैनेजर ये वाला फंड मैनेज कर रहे हैं, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तमाम चीजें हमारे सामने है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है फंड के सिलेक्शन के समय। बिल्कुल स्वाति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आपने तो बहुत क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया कि बेंचमार्क के कंपैरिजन में या फिर कैटेगरी के कंपैरिजन में कैसे रिटर्न्स हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स तो कई बार सिर्फ रिटर्न को देखते हैं, मतलब कि नंबर क्या है। यदि कोई स्कीम 20% रिटर्न दे रही है तो अच्छी है, और 5% दे रही है तो खराब है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यदि उस वक्त पर कैटेगरी का रिटर्न या उसके बेंचमार्क का रिटर्न 3% है और स्कीम का 5 है तो वो अच्छा है। और यदि मार्केट का रिटर्न यानी कि बेंचमार्क का रिटर्न या कैटेगरी का एवरेज रिटर्न मान लीजिए कि 25% है उस पीरियड के दौरान, और आपकी जो स्कीम है उसका रिटर्न 15% है, तो वो अच्छा नहीं है। तो ये नंबर से मत जाइए, उसको कंपेयर जरूर कीजिए कि कैटेगरी के मुकाबले और उसके बेंचमार्क के मुकाबले कैसा रिटर्न है। अब दूसरी बात जो आपने कहा कि फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो फंड मैनेजर आपके फंड को मैनेज कर रहे हैं, वो बाकी और कौन से फंड कौन सी स्कीम को वो मैनेज कर रहे हैं वो देखना बहुत जरूरी है। कितने ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अच्छे मार्केट में तो मतलब कोई भी फंड मैनेजर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन खराब मार्केट में उन्होंने गिरने से कितना बचाया उस स्कीम के पोर्टफोलियो को, वो भी समझना बहुत जरूरी है। तो यानी कि किसी फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस, यानी मान लीजिए 2008 से पहले से वो कुछ स्कीम को मैनेज कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि जब 2008 के क्राइसिस थे तो कब कैसा रहा, या उससे पहले 2002 का जब हमने देखा टेक्नोलॉजी क्राइसिस, उस वक्त पर कैसा रहा। तो यदि आप इन चीजों को देखते जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि लंबे समय में जब जब मार्केट में बड़ी गिरावट आई, उस वक्त पर फंड मैनेजर ने किस तरह से पोर्टफोलियो को संभाला। या हम कोविड-19 की बात करें, उस स्थिति में भी अगर हम देखें कि 2020 में किस तरह से फंड मैनेजर ने संभाला है, वो देखना बहुत जरूरी है। अच्छे मार्केट्स में रिटर्न्स जनरेट करना उतना मुश्किल नहीं होता है जितना कि गिरते मार्केट में इसको संभालना। जी पंकज जी, पहले कॉलर भी इसी के साथ हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं, उनका स्वागत करते हैं। शो में लखनऊ से संदीप सिंह हमारे साथ है। संदीप जी
बहुत स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु में। आप ने हमें सवाल भेजा था जिसमें आप यूटीआई इक्विटी फंड के बारे में कुछ जानकारी चाह रहे हैं। इनफैक्ट अब यूटीआई इक्विटी का नाम यूटीआई फ्लेक्सी कैप हो गया है, नाम में बदलाव हुआ है, लेकिन कुछ थोड़ा सा आपका कंसर्न था इस फंड को लेकर, जरा बताएंगे डिटेल में। क्या मैडम, गुड इवनिंग, मैं संदीप सिंह बोल रहा हूँ। एक्चुअली मेरा कंसर्न ये था मैडम कि लास्ट 1 ईयर से मैंने म्यूचुअल फंड लिया था यूटीआई का, एसआईपी में 25,000 मंथली मेरा कटता है। तो लास्ट 1 ईयर से जो मेरा अभी परफॉर्मेंस जो दिख रहा है वो -12% आ रहा है अभी। तो अभी जब से मैंने इन्वेस्ट किया है इसमें, मेरे को कुछ अभी ना तो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस ही लॉस देखने को मिल रहा है। वो मैं जानकारी चाहता था कि इसको मैं कंटिन्यू करूँ या मैं इसको विड्रॉ करूँ, क्या करूँ, इसमें क्या सजेशन है आपका? कितने समय से आपका इस फंड में निवेश है? 1 ही साल हुआ है? हाँ मैडम, लास्ट 1 ईयर से कर रहा हूँ। अच्छा, 1 साल में नेगेटिव रिटर्न आया, आप अब परेशान है कि इस फंड में करना क्या चाहिए, और हम शो की शुरुआत में यही डिस्कस कर रहे थे, फंड नेगेटिव रिटर्न दे तो क्या करें। और संदीप जी का भी यही सवाल है। पंकज जी, यूटीआई फ्लेक्सी कैप हो गया है ना नाम, अब यूटीआई इक्विटी का नाम बदल गया है, और ये कह रहे हैं कि पिछले 1 साल का जो रिटर्न है वो नेगेटिव उनको शो कर रहा है। 1 साल से 25,000 प्रति महीना एसआईपी भी कर रहे हैं। अब क्या करें 1 साल के नेगेटिव रिटर्न के बाद? संदीप जी देखिए, जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड है। इसका देखेंगे तो लार्ज भी ठीक ठाक है, स्मॉल कैप में इसका एक्सपोजर इस वक्त पर ना के बराबर है। और फ्लेक्सी कैप फंड जो होता है उसमें आपको मालूम है कि सेबी की गाइडलाइन ये है कि 65% एलोकेशन करना है इक्विटी में, लेकिन किस तरह का एलोकेशन होना चाहिए, लार्ज कैप में कितना, मिड कैप में कितना और स्मॉल कैप में कितना, ये सब फंड मैनेजर अपने आप डिसाइड कर सकते हैं समय के अनुसार। अब यहाँ पर देखिए, आपको पता है पिछले कुछ समय में जियोपॉलिटिकल रीजंस, ये यूक्रेन और रशिया का वॉर आपको मालूम है, उसकी वजह से काफी मार्केट में गिरावट आई। उसके अलावा इन्फ्लेशन एक दूसरा कारण है जिसकी वजह से भी हमने काफी बिकवाली देखी, काफी दबाव देखा मार्केट के ऊपर। तो बहुत सारे रीजन रहे, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें या हम जियोपॉलिटिकल की बात करें, और साथ ही इस पर्टिकुलर फंड की हम बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर और टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एक्सपोजर है। और आपने देखा होगा क्योंकि आपने 1 साल पहले से निवेश किया, लेकिन उस वक्त तक पहले ही टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा रैली हो चुकी थी। तो जब आपने निवेश किया तो आपने मतलब कि जब टेक्नोलॉजी में काफी ऊपर के स्तर आ चुके थे तब आपने वहां पर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हुई। मतलब आपने फंड में किया, पर फंड के अंदर जो अंडरलाइंग असेट्स थे वो पहले ही ग्रो हो चुके थे। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि ये फंड गिरा तो फंड खराब है, ओवरऑल मार्केट में भी गिरावट आई है। आप यहाँ पर बने रहिए लंबे समय के लिए, और आप आने वाले समय में यहाँ से अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं, बशर्ते कि नीचे की गिरावट में आप बाय करते रहें। आप क्योंकि एसआईपी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका नीचे के जो लेवल्स हैं वहां पर भी परचेस होगा, तो लॉन्ग टर्म में आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिल जाएगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि 25,000 की अगर एसआईपी कर रहे हैं तो अगर आप एक ही स्कीम में कर रहे हैं कि दूसरी स्कीम आपके पोर्टफोलियो में है ही नहीं, तो आपको डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा कि डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, सिर्फ एक ही स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि ये एक स्कीम मतलब पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो है तो इस वजह से, क्योंकि स्कीम में गिरावट आई है, उसलिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना बंद ना करें। और एक लास्ट बात और कहना चाहूंगा आपके लिए भी और सभी निवेशकों के लिए कि 1 साल का समय ये देखने के लिए कि इक्विटी ने परफॉर्म नहीं किया है वो सही नहीं है। इक्विटी में ऐसा ही होता है, कभी कभी रिटर्न नेगेटिव होते हैं, कभी कभी 1 साल में 70-80% का रिटर्न भी मिल जाता है। तो आप अगर 10 साल का एवरेज देखेंगे तो हम हमेशा कहते हैं कि 12-13% का आप एवरेज एक्सपेक्ट कीजिए, वो लंबे समय में पॉसिबल होता है जी। और हमारे साथ एक और कॉलर शामिल हो चुके हैं शो में, भोपाल से रीता बनवाल जी। रीता जी, स्वागत है आपका मनी गुरु में। आप 4 फंड में एसआईपी कर रही हैं, और एबीएसएल का फंड है फ्लेक्सी कैप का, एक्सिस ब्लू चिप फंड में निवेश कर रही हैं, आईसीआईसीआई प्रू लॉन्ग टर्म इक्विटी भी, और यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड भी है। हाँ जी, हाँ जी। क्या आपको कंसर्न है अपने निवेश को लेकर? थोड़ी परेशान है आप अपने पोर्टफोलियो को लेकर? वो जब से लिया है ना मैम, तब से माइनस में जा रहा है, तो थोड़ा सा एसआईपी है जबकि वो। ओके, कितने समय से आप निवेश कर रही हैं इन फंड्स में? 1 साल हो गया है। अच्छा, तो 1 साल के माइनस रिटर्न से आप थोड़ी परेशान है कि क्या करूं अब? जी हाँ। वैसे कितना लंबा इन्वेस्ट करने का प्लान है आपका इन फंड्स में?
मैम लगभग 5 साल, 4-5 साल तो है। ओके, 4-5 साल इन फंड्स में निवेश करना चाहती हैं रीता जी। जी, पंकज जी। मटपाल हमारे साथ है, वो आपके सवाल का जवाब देंगे। पंकज जी, बिल्कुल सिमिलर सवाल जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं शुरुआत से शो में, निवेश में नुकसान हो रहा है, क्या करें? और इनका भी होराइजन मतलब पिछला 1 साल में ही इनको नुकसान हो रहा है। आई थिंक बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो कि पूरे इस उतार चढ़ाव के दौर से इस वक्त गुजर रहे हैं, जो हम मार्केट में भी वॉलेटिलिटी देख रहे हैं। बिल्कुल रीता जी, घबराइए मत। आपकी जो स्कीम्स है पोर्टफोलियो में वो अच्छी हैं, आप उनके साथ बने रहिए। 1 साल का जो समय होता है उससे आप एसेस नहीं कर सकते। आपने खुद कहा कि आपका जो लक्ष्य है वो 4-5 साल का है, तो एसआईपी का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप लंबे वक्त तक इन्वेस्टेड रहेंगे। क्योंकि नीचे के स्तरों पर जब बाय करेंगे, जैसे मार्केट आप गिरा है, तो यहां पर भी आपका परचेस हो रहा है, जिसका फायदा आपको तब मिलेगा जब मार्केट ऊपर आएगा। तो इसके लिए आपने शुरुआत जब की थी तब मार्केट ऊपर था, अब मार्केट नीचे आया है, तो अभी आपको रिटर्न्स डेफिनेटली नेगेटिव दिखाई देंगे। लेकिन जब अब आप परचेस कर रहे हैं, तो अब से आने वाले समय में, मतलब 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, तब आपको यहां पर अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो हमेशा जब आप इक्विटी में निवेश करते हैं और एसआईपी के जरिए, लक्ष्य आपका लंबा होना चाहिए। बस स्कीम अच्छी हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, और आपके केस में आपने अच्छी स्कीम सेलेक्ट की हुई है। ओके रीता जी, होपफुली आपने सुन लिया। निवेश रोकने या फंड से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, टेंशन मत लीजिए, लंबी अवधि का नजरिया है, निवेश जारी रखें। दहीसर से अजय राठौड़ हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। अजय जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु में। आप अपने कुछ फंड्स के बारे में हमारे एक्सपर्ट से जानना चाह रहे हैं राय। थोड़ा सा मुझे हल्का सा नटशेल में बताइए अपनी प्लानिंग के बारे में। यस मैम, गुड इवनिंग। एक्चुअली ये जो फंड्स में मैंने इन्वेस्ट किया है ना, तो ये अराउंड 15 इयर्स और हम लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि ये जो फंड्स है ये सही है, लाइक इज इट गुड टू गो, या वी नीड टू मेक एनी चेंजेस? ओके, 15 साल तक आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है और आपका लक्ष्य है रिटायरमेंट प्लानिंग, राइट? यस। ओके, पंकज जी, आपके पास इनके फंड्स की पूरी लिस्ट है। इनके पास 9 फंड है जितना हम देख पा रहे हैं। एक एडलवाइस के भी एक आई थिंक इन्होंने एनएफओ में शायद निवेश किया हुआ है। थोड़ा सा इनको बताइए कि कहाँ पर क्या कर सकते हैं अपने निवेश को लेकर, ये स्ट्रैटेजी। बिल्कुल अजय जी, देखिए पहली बात तो यह है कि बहुत सारे फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जो आपने किया हुआ है। तो जब भी मौका होगा तो आप थोड़ा सा इसको पोर्टफोलियो को थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश जरूर करें। लेकिन अभी के लिए मैं बताऊं कि इसमें एडलवाइज रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड, ये रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड कैसा है कि इसमें वो कंपनीज के शेयर्स चुने जाते हैं जो अभी भी लिस्ट हुए हैं। अब मान लीजिए आपने एक फंड लिया और उसका निवेश, अभी हमारे पिछले वक्त में कौन से आईपीओ आए, जैसे कि पेटीएम है, एलआईसी है, या फिर नायका है, जोमेटो है, इस तरह के कंपनीज के आईपीओ आए थे। तो अगर मान लीजिए इन कंपनीज के शेयर लिए गए हों किसी स्कीम में और आपने देखा है कि उनमें कितनी भारी गिरावट देखी गई आईपीओ के बाद में, तो इसके लिए इस तरह के फंड में निवेश करना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा समझदारी नहीं है। इसके बजाय आप यदि डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में करें तो बेहतर होगा। तो ये स्कीम तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप भले ही एडलवाइज की और किसी स्कीम में निवेश करें, लेकिन आपके प्रोफाइल के हिसाब से और जो आपका लक्ष्य है 50 इयर्स की एज और रिटायरमेंट में निवेश करना चाहते हैं, मैं कहूंगा कि इस स्कीम से आप इमीडिएटली एग्जिट कर दें। और जहां तक बाकी स्कीम का सवाल है, स्कीम्स अच्छी हैं, पोर्टफोलियो थोड़ा बड़ा है, इसके लिए आप वहां से भी कोशिश करना फ्यूचर में, अगर कोई स्कीम परफॉर्म ना करे तब आप उसमें से निकलने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ठीक है। और अगर हम 12% का रिटर्न यहां पर एज्यूम करें, यानी कि जो कंपाउंडिंग ग्रोथ है वो हम 12% की लेके चले, क्योंकि रिटर्न यहाँ पे गारंटेड नहीं होते हैं, लेकिन एज्यूम कर रहे हैं, उस हिसाब से करीब करीब 1.90 करोड़ आप इकट्ठा कर सकते हैं अगले 15 साल में। क्योंकि 1 साल से निवेश कर रहे हैं, कुछ पूंजी आपने जुटा ली होगी, वो पूंजी भी आगे बढ़ेगी और नया निवेश जो होगा उस हिसाब से आप 15 साल में करीब करीब 1.90 करोड़ जो मैंने कैलकुलेट किया है उतना यहाँ पर आपका बन सकता है। और समय के साथ आप और बढ़ाते रहेंगे और रिटर्न्स कुछ और बेहतर मिलेंगे तो आप और अच्छी पूंजी जुटा सकते हैं। ओके अजय जी, आपको अपने सवाल का जवाब हमारे एक्सपर्ट से मिल गया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो थोड़े बदलाव करने का सुझाव दिया गया है, अपनी जरूरत के हिसाब से आप सोच समझकर डेफिनेटली अपने निवेश को आगे बढ़ाएं। और पंकज जी, बहुत धन्यवाद करेंगे आपका, मनी गुरु में हमारे साथ आज शो में शामिल हुए।
आज के शो में बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। और जाते जाते आपको दिखा दें सवाल पूछने का तरीका क्या है। हमसे सवाल पूछेगा तो अपना पूरा सवाल अपने डिटेल्स के साथ फोन नंबर जोड़कर जरूर पूछिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।